मैंने ये बताया था ना, जैसे ये वाला फॉर्मूला मैंने करवाया था ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसमें मैंने क्या बोला था कि इफ थीटा इज 90 डिग्री देन दिस टर्म विल कैंसल आउट, जीरो हो जाएगा ये टर्म। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, सम का मैग्नीट्यूड होगा, वो अगर इस टाइप से आ रहा है, इसका मतलब उसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 यानी उससे अगले वाला क्वेश्चन का आंसर बी है π/2। इसमें किसी को डाउट कैसे हुआ ये? किसी को ना हो ना डाउट तो कोई बोल दिया करो भैया डाउट नहीं, आप आगे बढ़ जाइए ताकि मैं भी सोचूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 यानी उसके अगले वाला क्वेश्चन, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल, उसका आंसर बी है 120 डिग्री। इसमें किसी को डाउट? टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू इतना वाला क्वेश्चन का आंसर बी 120 डिग्री। इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। बता दीजिए। देखो, तुम्हें सबसे पहले दे रखा है कि तुम्हारे पास दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं इसको ए मान लेता हूँ, और इनका जो सम है ना ए प्लस बी, उसका मैग्नीट्यूड ए ही है क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि दो वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके सम का भी वेक्टर सेम ही है, मैग्नीट्यूड सेम ही है। तो फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला, क्योंकि सी भी तो ए के बराबर ही है, ए भी ए के बराबर है, बी भी ए के बराबर है, और ए भी ए स्क्वायर कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो कॉस थीटा यहाँ से क्या निकल के आ गया, -1/2, विच इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। वैसे मैं एक चीज बताऊं तो ये वाला चीज याद कर लो अगर याद हो सके तो, ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने क्वेश्चन भेजा। इसका यूज मतलब ऐसे यूज होगा ना, जहाँ जहाँ मन तहाँ यूज होने लगेगा इस चीज का। तो रेयर हो जाता है ये, मतलब इतना यूज होने लगता है। कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस में, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में, तो इस चीज का अगर तुमको ये पता है पहले से तो तुम ये स्टेप स्किप कर सकते हो अपना, क्योंकि ये एक अच्छा केस है। क्योंकि इसमें देखो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ये एक स्पेशल केस टाइप बन गया ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसा कुछ बन जाता है। तो तुम लोग इस स्टेप को सीधा स्किप कर सकते हो अगर तुम्हें पहले से याद हो। मैंने ये स्टेप याद करने नहीं बोला ना, मैंने ये याद करने वाला, लेकिन मैं ये याद करने पे ज़्यादा जोर इसलिए डाल रहा हूँ ना, क्योंकि इसका यूज अच्छा खासा जगह तुम देखोगे। इस कारण से मैं ये चाहता हूँ कि ये याद कर लो, ये वाला स्टेप को अच्छे से कॉपी में कहीं लिख लो और याद कर लो। जिसने पूछा था उसको समझ में आया ये कैसे हुआ? आ गया। ओके। उसके बाद जो क्वेश्चन, उसका आंसर 120 डिग्री है, वो जो फिगर बन रखा है उसका, उसमें किसी को डाउट? ऐसे करके फिगर बन रखा है ना शायद, ये वाला जो फिगर है। 60 डिग्री है ना, मैंने कहा था ना कि एंगल अपन टेल या टेल या हेड टू हेड निकालेंगे। तो एक काम करोगे, इस फैक्टर को आगे डिस्प्लेस कर दो। दिस एंगल इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द टू फैक्टर, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60, 180 लीनियर पे है ना। तो 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री, तो आंसर इज 120 डिग्री। चलो, इसके आगे क्वेश्चन क्या है, इसके आगे कुछ कुछ क्वेश्चन तो होंगे। तो क्वेश्चन उसके बाद भी ठीक है। B7 वाला जो क्वेश्चन है, उसमें क्या कहता है, द फैक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस P and Q व्हेन द एंगल थीटा बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन इज, क्या होगा इसका आंसर, बताओ कोई। 90 डिग्री। 90 डिग्री तो नहीं होगा, किसी को पता है मतलब, और कोई? सोचो, लेट मी आस्क समवन। 180 डिग्री। हाँ, 180 डिग्री सही है। आंसर इज डी, दैट इज पाई। पाई ही 180 डिग्री होता है, ठीक है। मैंने उसने बताया था ना, 3 केसेस करवाई थी, ध्यान से मैं जो पढ़ा रहा था ना, तो ध्यान से सुना करना। जब भी कुछ बोलूँ करो रोक दिया करो अगर नहीं समझ में आए। मैंने उस दिन बताया था कि जो वेक्टर सम का 3 केसेस बताए, थीटा इज इक्वल टू 0 पे, थीटा इज इक्वल टू 90 पे, एंड थीटा इज इक्वल टू
180 डिग्री पे, ठीक है। अब वहां मैंने एक चीज ये बताया था ना कि कहाँ पे मैक्सिमम, मैंने ये भी बताया था कि वेक्टर सम जो होता है उसका मैग्नीट्यूड दो वैल्यू के बीच में लाई करेगा, सीधा सम मैग्नीट्यूड का से लेके मॉड ऑफ डिफरेंस के बीच में, इसी के बीच में लाई करेगा। सबको ये चीज पता है जो मैंने उस दिन बोला था। हाँ जी। अब तुम एक चीज गौर करो, अगर मिनिमम वैल्यू ये है तो ये कब आ रहा था, ये भी मैंने बताया था ना, जब थीटा क्या हो गया था 180, उस दिन के नोट्स में देखना। मैंने ये बोला था कि जब थीटा 180 डिग्री होगा तब ये हमारे पास आएगा। तो यानी ये जो सम का मिनिमम वैल्यू है मॉड ए माइनस बी है, और ये तब हो रहा है जब थीटा क्या हो जा रहा है 180 डिग्री। इसीलिए दो वेक्टर का सम का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कब होगा, जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। समझ में आया ये चीज? हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है। B8 का आंसर क्या होगा बोलो कोई, B8 बनाओ। 0 डिग्री। हाँ 0 डिग्री। देखो मैक्सिमम वैल्यू ये होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू इज a प्लस बी एंड दैट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज थीटा इज इक्वल टू 0। जब थीटा 0 होता है तो उनके बीच का एंगल मिनिमम होता है, मैक्सिमम सॉरी, जब थीटा 0 होता है तो उनका जो सम होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम। तो वेक्टर सम ऑफ टू इतना ही मैक्सिमम होता है, ठीक है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? हाँ। उज्ज्वल प्रकाश, हाँ। समझ में आया? हाँ। सही बताओ, कोई डरो मत, नहीं आया तो खुल के बोलो, मैं बन फिर से गया। अच्छा बन गया था, बहुत अच्छा। अब तो आ ही गया होगा। एक मिनट, उसके बाद अंतिम क्वेश्चन होगा एक। हाँ, क्वेश्चन 12 जो सबसे अंतिम क्वेश्चन जो है, बताओ उसका आंसर क्या होगा। लेस देन और इक्वल टू a प्लस बी। लेस देन इक्वल टू a प्लस बी, यानी आंसर बी है ना? हाँ। ठीक है। वैसे सही बताऊं तो इसका, हाँ ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा, आंसर बी होगा। यहाँ से इसी चीज का यूज किया है। सोचो उसमें क्या दिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो एडिशन का जो रिजल्टेंट का वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा, वो मैंने लिखवा रखा है ना, वो a प्लस बी से छोटा ही होगा, या तो उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। लेकिन इन लोगों को एक चीज और देना चाहिए था, क्वेश्चन ये वैसे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इनको ये भी देना चाहिए था कि ये इससे बड़ा होगा, क्योंकि छोटा में तो फिर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। पर उनको ये भी देना चाहिए था कि इससे बड़ा होगा। समझ में, क्वेश्चन में गलती समझ में आया क्या? आ गया। क्वेश्चन में गलती है ये कि इन्होंने ये नहीं बताया कि a माइनस बी से छोटा बड़ा होना चाहिए, जबकि जो एग्जैक्ट रिलेशन होता है ये। तो मैंने इस रिलेशन पे आपको कितने क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन इस रिलेशन पे था सिर्फ। तो यानी कि कहीं ना कहीं रिलेशन इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? दिस रिलेशन इज इम्पोर्टेंट लिटिल बिट, आई थिंक सो। तो आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं सिंपल बोलता हूँ, ऐसे ऐसे जगह यूज हो जाएंगे ये सब रिलेशन, जहाँ पे आप सोच कुछ और रहे होगे और लग जाएगा ये सिंपल सा चीज। तो जितना रूटेड रहोगे ना कॉन्सेप्ट में, उतना ज्यादा फायदा होगा। ये मत सोचना कि अच्छे अच्छे फॉर्मूले जान लेने से, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने से आपका फिजिक्स स्ट्रांग होगा। फिजिक्स स्ट्रांग आपका छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही होगा। तो हर एक छोटे से कॉन्सेप्ट को जितना गहराई से हो सके उतना समझने का कोशिश करो। नहीं समझ रहे हो तो फिर हमको बोलो कि भैया हम इस चीज को नहीं समझ पाए, ऐसा नहीं हो पाया। और अगर क्वेश्चन चाहते हो तो मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिए थे उस दिन उसी कॉन्सेप्ट पे। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, जो भी हो जैसा भी हो बोलना, ठीक है। ये वन नोट को पता नहीं आज क्या हो गया, लिखने जाते हैं तो खराबी हो जाती है। आज तो हम लोग अपना आगे पढ़ते हैं। अभी किसी को किसी पिछले नोट्स में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को कुछ पूछना है? चलो मैं किसी से पूछ लेता हूँ। आर्यन। हाँ आर्यन। भैया। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन बताओ, समझाओ पूरा क्या क्या है, कैसे करते हैं।
सबसे पहले हम लोग को टेल टू टेल और या फिर हेड टू हेड मतलब कनेक्ट करना होगा दो एरो को। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा वही उसका एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। स्मॉलेस्ट एंगल होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे एंगल पैरेलल, बिटवीन नहीं मैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पूछ रहा हूँ। कोई बोलना चाहेगा? हाँ भैया, हाँ ये बोलो। पहले हम लोग को दोनों वेक्टर को टेल से टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करना है, और दोनों के बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। उसके बाद मतलब एडजेसेंट साइड से हम लोग को पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। फिर टेल जंक्शन जो होता है वहां से फिर हम लोग को एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, जो हम लोग का रिजल्टेंट होगा वेक्टर्स का। सही है, बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, 5 मिनट तुम लोग एक बार नोट्स देख लो वो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, कम से कम, क्योंकि वो बच्चा भूल गया, आर्यन शायद भूल रखा था, तो एक बार तुम लोग नोट्स अच्छे से देखो 5 मिनट में, फिर मैं 5 मिनट्स में आगे चीज शुरू करता हूँ। एक चीज में इसमें समझ गया, एक जब स्टेटमेंट मैं उसमें एक वाला लाइन नहीं समझ आया। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, होस्ट कौन हो? ठीक है, थैंक यू।
एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट ठीक कर। ये बुक दिख रहा है, बुक जो स्क्रीन पे है? हाँ भैया। हाँ। देखो उस दिन मैंने ये सब चीजें बताई थी ना, मतलब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ बेसिकली समझना। मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय स्केलर, मैंने बताया था कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, इट विल इंक्रीज इज मैग्नीट्यूड। अगर मैं निगेटिव, अगर बी लेस देन जीरो, देखो यहाँ समझो, अगर बी लेस देन जीरो है, अगर मैं किसी वेक्टर ए को बी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसके डायरेक्शन को क्या करेगा, अपोजिट कर देगा, बताया था उस दिन। मैग्नीट्यूड को इंक्रीज भी कर देगा और डायरेक्शन को अपोजिट भी कर देगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, बेसिकली जैसे उस दिन मैंने तुम्हें एडिशन ऑफ वेक्टर सिखाया था ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ना। तो जैसे मान लो कि हम लोग को कल दे दिया है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना हो, तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब माइनस बी वेक्टर मतलब क्या है, जैसे लेटर सपोज ये बी वेक्टर है, ठीक है, दिस इज बी वेक्टर। तो माइनस ऑफ बी वेक्टर मतलब क्या है कि बस इस वेक्टर को अपोजिट कर दो, यानी कि दिस, यानी दिस इज बी माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास नया वेक्टर कौन आया, एक ए वेक्टर है एंड वन इज माइनस बी वेक्टर। तो जस्ट ऐड दीज टू, ठीक है। पहले हम लोग बी वेक्टर और ए वेक्टर को ऐड कर रहे थे, बट जब सब्ट्रैक्शन का बात आए तो बस इसको इस टाइप से लिख के, और माइनस बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिए। माइनस वन से मल्टीप्लाई करना होता है, देखो ए वेक्टर ये था, इस केस में मेरे पास ए वेक्टर पहले ये है, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर। बट व्हाट इज माइनस ए वेक्टर, जस्ट रिवर्स इज डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन को हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। तो बस माइनस वन से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, डायरेक्शन रिवर्स कर देता है, अपना वेक्टर अपना डायरेक्शन रिवर्स कर देता है, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर को हम लोग एक अच्छा वर्ड बोलते हैं, दैट इज एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल, एक दो ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो, जिनका डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, they are known as anti-parallel vectors, and those vectors which has same direction, they are known as parallel vectors। तो एंटी पैरेलल और पैरेलल इन दोनों पेयर ऑफ वेक्टर्स के लिए यूज होता है। जो अपोजिट डायरेक्शन के हों उनको एंटी पैरेलल, जो एक डायरेक्शन में हो दे आर पैरेलल। जरूरी नहीं है कि वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए, बस पैरेलल एंटी पैरेलल डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग बोल देते हैं, डायरेक्शन सेम तो पैरेलल, डायरेक्शन अपोजिट तो एंटी पैरेलल, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट, पैरेलल एंटी पैरेलल में किसी को डाउट? भैया एंटी पैरेलल फिर से समझा दीजिए ना। ठीक है, देखो ये वेक्टर दिख रहा है, इन दोनों वेक्टर में क्या है कि इनका जो डायरेक्शन है ना वो अपोजिट है। ध्यान रखना, अगर कोई दो वेक्टर का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट हो, यानी एक दूसरे के बीच का एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो, तो हम फिर उन दोनों वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जस्ट एक वेक्टर ये ए वेक्टर है एंड दूसरा वेक्टर ये है मेरे पास माइनस ए वेक्टर, या माइनस टू ए वेक्टर, माइनस थ्री ए वेक्टर, यानी कोई दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, दे आर नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स, दे आर नोन एज एंटी पैरेलल। और अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो देन दे आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल और पैरेलल यही होता है, ठीक है। अब समझ में आया? हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला ये पार्ट हो गया। अब बेसिकली यही चीज दिखाना चाहता था, मैं बताता हूँ क्या। कॉम्यूटेटिव लॉ मैंने उस दिन बोला था कि अगर अगर वेक्टर हैं तो दे शुड फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, तो उनको कॉम्यूटेटिव लॉ पक्का फॉलो करना चाहिए। दे शुड आल्सो फॉलो एसोसिएटिव लॉ, उनको वो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करते हैं, दिस इज एसोसिएटिव लॉ। तो यानी अगर कोई तीन वेक्टर्स का सम एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है,
2 वेक्टर का सम कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, 3 वेक्टर का सम एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट। तो आप स्केलर प्रोडक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि पहले किसी एक स्केलर से प्रोडक्ट किए, जैसे मान लो ए वेक्टर है, उसको हम पहले 5 से मल्टीप्लाई किए, फिर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। दिस इज वन वे। एक तरीका हो सकता है कि हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आप स्केलर्स को इस टाइप से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तोड़ तोड़ के भी मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है किसी वेक्टर के साथ। जैसे 10 को डायरेक्ट एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि 10 को पहले 5 और 2 में तोड़ देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर पहले 5 से ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ए वेक्टर फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, अभी तो ये सब चीज़ सुनने में लगता है कि बच्चा वाला चीज़ क्या बता रहे हैं भैया, ये तो कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं, बट इनका जो यूजेज होंगे ना कभी कभी वो बहुत अच्छे अच्छे प्लेस पे होंगे। तो इन सब टाइप का इंट्यूशन रखना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी उन सब जगह। तो इसलिए अभी से उन सब इंट्यूशन को ग्रो कर लो कि ऐसे भी तोड़ा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ठीक से एक बार देख लो और पूछो अगर कोई डाउट हो तो। इसमें कोई डाउट है, इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कोई डाउट है तो बोलो। बेसिकली इसमें कर क्या रहा है कि कोई एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा है, सी इज ए स्केलर, सी को एक नंबर है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उस वेक्टर को अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 अलग अलग नंबर को एक मल्टीप्लाई करके ऐसा कर सकते हैं कि उसको एक एक करके मल्टीप्लाई करें, बस वही बात है और इसमें कुछ नहीं। दिस इज सिंपल। दीज 3 लॉज इज आर फॉलोड बाय वेक्टर सम, यानी वेक्टर के सम के द्वारा ये सब लॉ फॉलो की जाती हैं, या इंडिविजुअल वेक्टर्स के द्वारा फॉलो की जाती है। तो अगर कहीं वेक्टर हो तो यू कैन अप्लाई दीज थिंग्स। अब तुम लोग को अगर नोट्स में लिखना है तो एक काम करो, अभी मैं क्योंकि इसका पीडीएफ शायद ना भेज पाऊँ, तो तुम लोग ये वाला पार्ट को लिख लो, लिखो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, और ये यहाँ तक लिख लो पूरा अपने नोट्स में अगर है तो, मतलब अगर बना रहे हो तो अपने नोट्स में लिख लो। क्या कि फिर कभी अगर किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे तुम लोग को कभी लगे कि भैया ये यूज कर पाएंगे कि नहीं वेक्टर में, क्या वेक्टर इस प्रॉपर्टी को शो करता है कि नहीं, तो फिर तुम्हें ये काम देगा। क्योंकि अभी वेक्टर तुम्हारे लिए नया नया है, तो तुम लोग को लग रहा हो कि वेक्टर वो सब प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं जो कि नंबर्स करते हैं, प्योर नंबर करते हैं। तो फिर शायद तुम लोग को ये चीज़ क्लैरिटी दे देगा कि नहीं वेक्टर्स भी बहुत हद तक वो सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं जो प्योर नंबर, यानी कि जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो अभी तक जितना नंबर हम लोग पढ़ के आए हैं वो सब जो फॉलो करते हैं वो ये भी फॉलो करते हैं। बस इनमें अंतर क्या होता है कि यहाँ पे चूंकि एक डायरेक्शन का भी चर्चा होता है, एक डायरेक्शन का भी वैल्यू होता है, तो उस डायरेक्शन के कारण कुछ कुछ अंतर आ जाता है एडिशंस में या फिर कुछ प्रॉपर्टीज में, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर सेम। देखो कॉम्पिटिटिव लॉ नंबर से फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ नंबर से फॉलो करते हैं, ये सारे लॉज नंबर फॉलो करते हैं, प्योर नंबर, वही ये सब भी फॉलो करते हैं। तो एक बार बस इसको लिख लो तुम लोग अपने नोट में, लिखा हुआ हो जाए तो फिर मुझे बोल देना भैया हो। हो गया भाई। सबका हो गया? हाँ। ठीक है चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा तुम लोग ये बताओ, तुम लोग लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन जानते हो? लॉ ऑफ साइंस एंड लॉ ऑफ कोसाइंस। ओ कोई नहीं, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। देखो वैसे ये दोनों जो लॉ है ना, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ इनको क्योंकि इसका यूज मैं थोड़ा सा लूंगा आज, तो मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है। लॉ ऑफ साइन, लिख लो इसको, लॉ ऑफ साइन। टॉपिक लॉ ऑफ साइन है आज का। अब इसमें क्या है, लॉ ऑफ साइन क्या है, अभी अभी से तुम लोग को ये जानना है। इसका जो प्रूफ है ना, यू विल नो इन अबाउट दिस प्रूफ इन क्लास 11 सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में तुम लोग इसका प्रूफ जान लोगे, बट अभी मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूँ ये है क्या। जैसे देखो ट्रायंगल नहीं होता इसमें,
ठीक है ट्रायंगल। लेट्स सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है दैट इज ए बी सी, ठीक है। इस एंगल के अपोजिट साइड का लेंथ लेट अस सपोज ए है, ठीक है। इस एंगल के अपोजिट साइड का लेंथ ए है, इस साइड के अपोजिट लेंथ बी है, स्मॉल बी, और इस साइड का अपोजिट स्मॉल सी, यानी कि एंगल्स को कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से दिखाएं और उस एंगल के अपोजिट साइड को स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से दिखा दिया, ठीक। तो साइन लॉ बोलता क्या है, साइन ए बाय ए बराबर साइन बी बाय बी बराबर साइन सी बाय सी, बस यही है साइन लॉ। एक और टर्म इसमें आता है कि दिस इज इक्वल टू 1/2r, बट ये 1/2r क्या है, जैसे सर्कम रेडियस, दिस r इज सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अभी तुम लोग को सिर्फ इतना याद रखना है, तुम लोग को जो बेसिक काम आएगा वो इतना दूर का ही आएगा। लिख तुम लोग पूरा लो, ये पूरा लिख लो जितना लिखाया हूँ, बट तुम लोग सिर्फ इस रेशियो को याद रखना। मतलब ये बोलता है क्या कि किसी एंगल का साइन और उसके अपोजिट साइड का रेशियो कॉन्स्ट मतलब बराबर होता है तीनों के लिए, साइन ए बाय ए बराबर साइन बी बाय बी बराबर साइन सी, दिस इज साइन लॉ। इसको लिख लो अच्छे से फिगर बना के। किसी को डाउट इसमें क्या है समझ में? ये आर है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे देखो तुम लोग को पता होगा कि कोई भी ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर इंक्लोज हो सकता है। सर्कम रेडियस तुम लोग शायद पढ़े होगे ना, 10th में तो है, 9th में है शायद, आई थिंक। सर्कल वाला चैप्टर में। अभी इस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ जान लो कि दिस इज सर्कम रेडियस। आगे चल के मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, मतलब जब जरूरत पड़ेगा मुझे लगेगा कि अब सफिशिएंट है तुम लोग को बताना, तो मैं ये प्रूफ कर दूंगा। इसका प्रूफ भी है, बट इसका प्रूफ अभी मैं बताऊंगा तो तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा। तुम लोग मुझे जब लगेगा तुम लोग एक अच्छे मतलब उस लेवल पे हो कि आप समझ सकते हो, आगे की चीजें कुछ कुछ जाननी होंगी तुम्हें इसके प्रूफ के लिए, तब मैं तुमको इसका प्रूफ बता दूँ, ठीक है। तो सिर्फ लिख लो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद आता है लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ साइन तो फिर भी अच्छा लगता है बच्चों को देखने में, क्योंकि लगता है अरे यार ये तो क्या है, तो याद हो ही जाएगा। लॉ ऑफ कोसाइन याद करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, क्योंकि थोड़ा सा टफ टाइप का होता है, मतलब याद करने में। बाद बाकी तो जब एक बार यूज में आ जाएगा तो आपको आसान लगने लगेगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। फिर वैसा ही ट्राइंगल लिया, साइड वैसा ही लिए जैसे पिछले में लिए थे, अपोजिट साइड्स को स्मॉल 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 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ क्या होता है कि ध्यान रखना, जैसे कॉस ऑफ ए अगर हम बोलते हैं दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है, ठीक है। ध्यान देना, अभी जैसे तुम लोग 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे ना, तो तुम लोग साइन कोसाइन को राइट एंगल ट्रायंगल में लगाना ही सीखे होगे अभी, कि साइन तुम लोग को शायद भी दिमाग में होगा कि भैया अभी तक तुम साइन और कोसाइन को राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगाए हैं, बट दोनों जो लॉ लिखा है ना, लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन, जो ये कोई ट्रायंगल में वैलिड है। दिस इज नॉट पार्टिकुलर टू राइट एंगल ट्रायंगल, दे आर वैलिड इन ईच टाइप ऑफ, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, स्केलन हो, राइट एंगल हो, जो भी ऑब्ट्यूज एंगल हो, एक्यूट एंगल, जिस भी टाइप का ट्रायंगल होगा सब में ये चीज वैलिड होगा। तो इसको याद रखना है कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दीज फॉर्मूलाज आर वैलिड इन ईच टाइप ऑफ ट्राइंगल, चाहे साइन हो या कोसाइन। अब देखो इस लॉ को याद कैसे करना है बताता हूँ। जिस भी एंगल का कॉस होगा ना, सिर्फ उसी का देखो पीछे माइनस, उसका साइड माइनस होगा पीछे में। बाद बाकी बगल, जैसे ये एंगल ए है, इसके अगल बगल का साइड है उसका स्क्वायर लिख दो, और नीचे भी उन्हीं का प्रोडक्ट होगा, उनका स्क्वायर और नीचे उन्हीं का प्रोडक्ट। उसी तरह कॉस भी, मुझे तो बच्चा को हाँ बहुत अच्छा ने बोला, जैसे कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, दिस इज कॉस बी। अब रुक जाओ, मुझे किसी का हेल्प चाहिए, मैं भूल गया अगला फॉर्मूला। मुझे आर्यन हेल्प, अनिकेत हेल्प करेगा, चलो अनिकेत मुझे हेल्प करो, मैं भूल गया अगला फॉर्मूला। हाँ क्या होगा कॉस सी?
cos c होगा आपका a स्क्वायर हम्म प्लस b स्क्वायर हम्म माइनस c स्क्वायर हम्म बाई 2ab। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हो गया, समझ में आ गया सबको फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब भी आप याद रखो, ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला लिख लो और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सारे पिछले वाले भी दो और ये वाले भी। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग करो क्वेश्चन। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, मैं दिखाता हूँ पहले। गिवन दैट mod a plus b vector बराबर mod of a vector minus b vector, find the angle between a vector and b vector। चलो बनाओ। ये दे रखा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर mod ऑफ a वेक्टर प्लस वेक्टर इक्वल टू mod ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो तुम्हें a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, ठीक है, बनाओ। तुम लोग को 5 मिनट देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा।
आया? दिव्यांगी? नहीं। श्रेया? वैष्णवी? नहीं। उज्जवल? चलो कोई वॉलंटियर करो, क्या करना है? कुछ वॉलंटियर कर सकते हो क्या भैया? कुछ कुछ तो सोचोगे तुम लोग, बताओ क्या सोचे तुम लोग? कोई भी एक कुछ भी बोलो। ठीक है, तो मुझे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या क्या होगा, प्लस 2ab। नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई। ये मॉड ऑफ ए प्लस, शायद तुम सही भी बोल रहे हो, मुझे तुम्हारा आवाज कट के आ गया बहुत ज्यादा। मॉड ऑफ ए प्लस बी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह ए माइनस बी को भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों में कुछ अंतर नहीं है, इसलिए मैंने बताया भी था कि ए प्लस बी को इस टाइप से लिखते हैं और ए माइनस बी को इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो एंड यू विल गेट दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, these are get cancelled out and you will be with 4ab cos थीटा बराबर 0। अब देखो a और b, अब देखो 4ab cos थीटा 0 तो हो नहीं सकता, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ होगा, मैं ऐसा मान रखा हूँ। ठीक है, ये जरूरी नहीं, मतलब ऐसा भी हो सकता था कि वेक्टर 0, लेकिन मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं मान रहा हूँ कि वेक्टर्स 0 है, मैग्नीट्यूड 0 है। तो cos थीटा क्या आ गया 0। थीटा cos थीटा 0 कब होता है? थीटा पाई बाय 2 पे, तो थीटा पाई बाय 2 पे cos थीटा क्या होता है 0 होता है। इट मींस कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज पाई बाय 2। समझ में आया ये मैंने कैसे किया? हाँ ना बोलो। एक और तरीका है इसको करने का, ये तो बस बेसिकली सॉरी, बच्चे बहुत मासूम होते हैं ना। बेसिकली ये जो तरीका है ना, ये तरीका मैथमेटिकली हो गया, यानी कि हमको फॉर्मूला मालूम है तो वी कैन डू दिस। नाउ देयर इज अनदर मेथड। वो मेथड क्या कहता है सोचो, मैंने उस दिन बताया था कि पहले एक वेक्टर लो और उसके टेल को टेल से जोड़ो, कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड डू दिस। दिस इज a प्लस बी। ठीक है, दिस वेक्टर इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर। दूसरा डायगोनल का मैंने क्या नाम दिया था, इसको मैंने क्या बोला था? दूसरा डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करता है? बोलो बोलो। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हाँ तो ठीक है, तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब क्वेश्चन के हिसाब से दोनों डायगोनल्स के लेंथ क्या है, बराबर है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका दोनों डायगोनल का लेंथ सेम है। सिंपल क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना। अगर मैं ज्योमेट्री के थ्रू सोचूं इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका दोनों डायगोनल सेम है, तो उसके साइड्स के बीच का एंगल क्या होगा? तो सोचो कौन सा ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका कि दोनों डायगोनल सेम होता है? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर टू पैरेललोग्राम्स which have both the sides, sorry, both the diagonals are equal, इसके दोनों डायगोनल इक्वल है। तो ज्योमेट्रिकली अगर सोचे तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम बताओ जिसका कि दोनों साइड, दोनों डायगोनल इक्वल है, और वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, और दोनों ही केस में तुम सोचो कि साइड्स के बीच एंगल 90 डिग्री होता है, यानी दिस इज 90 डिग्री, दिस इज बेसिकली 90 डिग्री, दोनों ही केस। तो तुम अगर इस ये एनालॉजी लेके ज्योमेट्रिकली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था अगर इसे सोचते तो, कि अच्छा डायगोनल का बात हो रहा है
ठीक है, तो डायगोनल पैरेललोग्राम लॉ से क्या निकाल सकते हैं? दोनों साइड बराबर हो तो कौन सा पैरेललोग्राम हो सकता है? रेक्टेंगल स्क्वायर। इट मींस कि एंगल बिटवीन द इमेज 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से भी एनालॉजी लेके आप कर सकते थे। ये मेथड समझ में आया? हाँ। तो मेथड 2 ये हो गया हमारे पास। तो पहला मेथड वो था और दूसरा मेथड ये। ठीक है, तो ठीक है, एक और क्वेश्चन करो तब लोग। क्वेश्चन दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाय 2, गिवन दैट mod of a vector बराबर mod of b vector, find angle between a vector and b vector। ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, फाइंड करो। नहीं क्या हुआ? मेरे से नहीं अरे कोई बात नहीं, नहीं बन रहा तो कोशिश करेंगे और अपन, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो नया नया है ना। ठीक है, तो मैंने जो बोला वही करना है बेसिकली। फिर इसमें अप्लाई करो जो पिछला क्वेश्चन में बेसिकली किया था। यहाँ से क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, का रूट ये दिस इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा बाय 2। अब एक चीज सोचो, ये दोनों इक्वल दे रखा है तो मैं ए को बी से सब्स्टिट्यूट करके और दोनों को हटा देता हूँ दोनों तरफ से। पहले तो स्क्वायर करो दोनों तरफ, वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा बाय 4। ठीक है, अब सोचो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर है तो मैं ए स्क्वायर सब जगह से काट देता हूँ इसको। 8 cos थीटा प्लस 2 टू 4 8 बराबर 2 माइनस 2 cos थीटा। अब एक काम करो, 8 को इधर ले आओ, उसको इधर ले आओ, तो 10 cos थीटा बराबर -6, तो cos थीटा बराबर -3/5। बस इतना ही तुम लोग को निकालना है। cos थीटा बराबर -3/5, बस इतना ही निकालना है। अब किस थीटा के लिए ये होता है? डेट इज 127 डिग्री। थीटा इक्वल टू 127 डिग्री के लिए होता है, लेकिन अभी तुम लोग को जानते नहीं होगे।
कोई बात नहीं, बस cos थीटा भी कम से कम निकल गया ना, इतना है, आंसर इज सफिशिएंट। आंसर तो निकल जाए। अरे आवाज बहुत ज्यादा कटता है, तुम लिख के ही भेज दिया करो, हमारा आवाज बहुत ज्यादा कट रहा है। सोचो ये यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ समझ में आया, यहाँ मैंने क्या किया नहीं बेसिकली। वो यूआई समझ नहीं आया। अच्छा मैं समझाता हूँ, देखो मॉड ए मॉड बी के बराबर है, ठीक है, तो तुम एक काम करो, एक ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, और बी को ए लिख सकता हूँ। तो मैं इस लाइन को यहाँ लेके आता हूँ, मैं क्या ले सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, बी को मैंने ए लिख दिया क्योंकि मॉड बी बराबर ए है, दैट इज फिर यहाँ लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा बाय 4, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो यहाँ से क्योंकि वो 2 यहाँ आएगा और एक 2 यहाँ आएगा, दिस इज, और ए स्क्वायर कॉमन ले लो, 2a स्क्वायर कॉमन ले क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी 2 कॉमन आएगा, ए स्क्वायर भी कॉमन आएगा, तो 2a स्क्वायर लिए तो बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बाय 4। अब इसको उस तरफ लेके आओ, वी विल गेट 2a स्क्वायर कॉमन, और हमें क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाय 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 से इक्वेट करके कॉस थीटा का वैल्यू ले आओ, बस मैंने वही किया, मैंने बस क्या किया ना, ए स्क्वायर को सीधा उड़ा दिया, वहाँ पे जैसे उड़ाया ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर सबको उड़ाते चला गया, वो इसलिए उड़ाया क्योंकि सब बराबर थे, मैं डायरेक्ट काटता चला गया उसे। अब समझ में आया वहाँ क्या किया था? हाँ अब समझ आया। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछो एक बार, क्या नहीं हुआ इसमें। आगे बढ़े, एक बार इसे तुम हाँ कॉपी कर लो, कॉपी करने का मतलब तो इसका मतलब आंसर को कॉपी कर सॉल्यूशन को। अच्छा तुम लोग ये जानते हो कि साइन थीटा का रेंज क्या होता है, कॉस थीटा का रेंज क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा का रेंज क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं नहीं जानते? चलो ठीक है, मैं लिखवाता हूँ अगले पेज में, रेंजेस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मुझे लगा था ना, मैंने विशाल सर से बात करी तो उन्होंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री मैं पढ़ा रखा हूँ, तो आई थिंक कि तुम लोग 11th या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ दिए हो पहले, तो मैंने ना उस हिसाब से स्ट्रक्चर किया वेक्टर को पढ़ाने का। मैं शुरू में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना चाहता था तुम लोग को, मतलब जितना काम का मुझे लगता, जैसे ये सब चीज़ें मैं शुरू में बता देना चाहता था, बट एक बार तुम लोग मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दो, अभी मैं कुछ कुछ चीज़ें पूछूंगा तुम लोगों से कि तुम लोग ये पढ़ रखे हो कि नहीं, एक बार मुझे बता देना, फिर मैं भी थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पे तुम लोगों को बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं दे पा रहा ना क्योंकि मुझे लगा तुम लोग उसका ट्रिग्नोमेट्री नहीं संभाल पाओगे, इसलिए अभी वैसे मैं ये लिखा देता हूँ, लेकिन फिर जैसे साइन थीटा जो होता है ना, वो 1 से लेके -1 के बीच में उसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है, साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, उसी तरह कॉस थीटा का वैल्यू भी 1 से -1 के बीच में होता है, दीज आर रेंज। रेंज मतलब कि वो जो साइन थीटा है ना, वो कहाँ से कहाँ का वैल्यू ले सकता है, कितना वैल्यू ले सकता है, -1 से 1 के बीच में साइन थीटा होगा, कॉस थीटा भी -1 से 1 के बीच में ही होगा, टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों इन्फिनिटी, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में लाई करेंगे, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, यानी ये कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। टेन थीटा पूरा का पूरा रियल नंबर में कुछ भी वैल्यू ले सकता है, बस हमको थीटा चेंज करते चलना है। उसी तरह कॉट थीटा भी कुछ भी वैल्यू ले सकता है, हमें बस क्या करना है, थीटा चेंज करना है। लेकिन याद रखना कि सेक थीटा और कोसेक थीटा बहुत अच्छा होता है, उसमें थोड़ा सा याद रखना है, सेक थीटा जो होगा वो इन्फिनिटी से 1 के बीच में ले सकता है, और एंड सेक थीटा जो है वो -1 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में ले सकता है। सेक थीटा का ये रेंज होता है, 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू ले सकता है, और -1 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में ले सकता है। तुम लोग को एक बात मालूम होगा कि सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है, ये तो पता है। हाँ पता है। तो देखो cos थीटा का जो रेंज है ना, cos थीटा का जो रेंज है, उसके अलावा पूरा रियल नंबर में जितना भी वैल्यू है वो सब सेक थीटा ले सकता है। cos थीटा का उल्टा सेक थीटा, ठीक है, तो cos थीटा का जो रेंज है उसको पूरे के पूरे रियल नंबर में घटा दो, करने के तो रियल नंबर में उस रेंज के अलावा जो भी वैल्यू होगा वो सब सेक थीटा ले सकता है।
उसी तरह कोसेक थीटा भी साइन थीटा के अलावा जितना भी वैल्यू है, साइन थीटा जो जो वैल्यू ले सकता है उसके अलावा कोसेक थीटा सब ले सकता है, सिवाय 1 और -1 को छोड़ के। देखो सेक थीटा -1 ले सकता है, सेक थीटा 1 भी ले सकता है, कॉस थीटा 1 भी ले सकता है, -1 भी ले सकता है, लेकिन कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में लेगा। बट सेक थीटा जो होगा वो कभी भी -1 के बीच, -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा, वो हमेशा इन्फिनिटी से 1 के बीच में रहेगा और माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में रहेगा। उसी तरह कोस थीटा भी इन्फिनिटी से 1 के बीच में रहेगा और कॉसेक थीटा -1 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में रहेगा। तो दीज आर द रेंजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा का रेंज ये है, कॉस थीटा का रेंज ये है, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, दीज आर द रेंजेस। मतलब ये सब वैल्यू ये जिस ले सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोग क्या करो, तुम लोग लिख लो इसको, लिखना ऊपर ये टॉपिक देना रेंजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और उसके बाद ये सारा अच्छे से लिखना। साइन थीटा -1 से 1 के बीच में होगा, कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में, टेन थीटा कुछ भी वैल्यू ले सकता है पूरे रियल में से, पूरे रियल नंबर में से कुछ भी वैल्यू ले सकता है, बस थीटा तुमको चेंज करते चलना है, वो सारा वैल्यू को देख पड़ेगा। सेक थीटा जो होगा वो 1 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में होगा, उसके बीच में नंबर यानी कि ये वैल्यू सेक थीटा का भी -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं ले सकता, कोसेक थीटा -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं ले सकता। हाँ -1 और 1 ले सकता है, बट उसके बीच में कोई नहीं ले सकता, बस ये ध्यान रखना। तो लिख लो, लिखा हुआ हो जाए तो फिर हमको बता। किसी को कुछ डाउट इसमें? देखिए देखो अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कैसे आ रहा है, ये एक्सप्लेन तुमको सर खुद कर देंगे, वो जब अच्छा लेवल का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना वो खुद एक्सप्लेन कर देंगे। अभी मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे कुछ क्वेश्चंस में काम में आएगा, इसीलिए बस मैं इसका यूज ले रहा हूँ। आगे बढ़े। हाँ हाँ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज है, तुम लोग साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? साइन ए प्लस बी क्या होता है? हाँ तो मुझसे मैं कुछ कुछ फॉर्मूले लिखता रहता हूँ, तुम लोग बोलते जाना, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो लिखते जाना। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है बोलो? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी। इसका यूज दिखाता हूँ कहाँ होगा। साइन 75 डिग्री निकालना है तुम लोगों को, ठीक है। तो साइन 75 डिग्री तो हम लोग जानते नहीं है बेसिकली, मतलब इन जनरल जो हम लोग जनरल फॉर्मूलाज पढ़ते हैं उसमें तो 75 डिग्री नहीं जानते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 40 प्लस 35 लिख सकते हैं। सॉरी 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 सॉरी, हाँ लिख तो सकते हैं वैसे भी, बट हम इसको लिखेंगे साइन 45 प्लस 30, ठीक है। साइन 45 प्लस 30 हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके लिख सकते हैं साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। एंड साइन 45 कितना होता है? 1/√2। कॉस 30 कितना होगा? √3/2। फिर कॉस 45 1/√2 एंड साइन 30 इक्वल टू 1/2, दिस इज इक्वल टू √3 1/2 √2। तो
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन फॉर 75 डिग्री। और हम इसका किस तरीका से निकालें, इस फॉर्मूला का यूज करके। तो ये फॉर्मूला है और उसका एप्लीकेशन, तो इस टाइप के समय हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब इसका भी एप्लीकेशन देखो, जैसे हमको साइन 15 डिग्री निकालना है, ठीक है, तो वी कैन फाइंड दिस एज साइन 40 डिग्री 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। और इसको हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू √3 बाय -1/2 √2। बस मैंने सबका फॉर्मूला पुट कर दिया और आंसर मुझे आ गया। तो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज एप्लीकेशन। इस फॉर्मूला में किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। किसी को कुछ पूछना है? नहीं। ठीक, आगे बढ़े। हाँ, ठीक, अगला फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, बताओ क्या होगा इसका। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, फॉर्मूला में ध्यान रखना कि कॉस में अगर अंदर में प्लस होगा तो बाहर माइनस होगा। जैसे यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, ध्यान देना। उसी तरह कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला भी होता है, सही है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह प्लस, यानी यहाँ प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। अब तुम लोग हमको कॉस 75 और कॉस 15 निकाल के दिखाओ। कॉस 75 कॉस 15 निकाल के दिखाओ, कैसे निकालें। जैसे साइन 75 साइन 15 निकाले वैसे ही कॉस 75 कॉस 15 भी निकलेगा। निकालो तुम लोग। भैया थोड़ा ऊपर कीजिए ना इसको स्क्रीन को। ऊपर कैसे करें? साइन ए माइनस बी का वैल्यू देखना। अच्छा अच्छा, हाँ, कॉस 75 कितना आया तब। √3 माइनस 1/2 √2। और कॉस 15 √3 प्लस 1/2 √2। ठीक है, दोनों में सबको क्लियर है, किसी को कुछ डाउट। लिख देता हूँ वैल्यू, दिस इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2 √2 एंड दिस इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2 √2। सिंपल यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना इसमें, 40 प्लस 30 सॉरी 45 प्लस 30 एंड 45 माइनस 30, बस आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ होते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। अभी देखो ये सब फॉर्मूले तुम लोग को याद करने, ठीक है, क्योंकि काम में तो आते ही रहेंगे ये सारे फॉर्मूले जो आगे मैं बताऊंगा। तो इसलिए अगर तुम लोग को पहले से आ रहा है बहुत अच्छी बात है। जैसे साइन 2a है ना, साइन 2a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन a इंटू कॉस ए। साइन 2a कैन बी रिटन एज 2 साइन ए कॉस ए। तो अगर साइन 2a को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो साइन a को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन a/2 इंटू कॉस ऑफ a/2। दिस इज द हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए, साइन a बराबर साइन a/2 इंटू कॉस a/2। समझ में आया। उसी तरह cos 2a बराबर cos 2a का फॉर्मूला 3 फॉर्मूला होता है।
पहला फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 विच इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a एंड विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला होता है cos 2a का। दिस 3 फॉर्मूलाज फॉर cos 2a। इसको लिख लो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि ऐसा लग रहा हो कि भैया बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो बोलो, मैं थोड़ा सा स्लो करूँगा फिर चीज़ को। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे एप्लीकेशन आएगा यूज करना भी धीरे धीरे आ जाएगा इन सब फॉर्मूलों का। तो ठीक है, आगे बढ़े। चलो, एक फॉर्मूला और लिख लो, साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यानी कि इसका मतलब अगर साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री कोई पूछे तो होगा माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है। और अगर कॉस ऑफ माइनस 30 डिग्री कोई पूछे ये होगा माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री, बस, ठीक है। ये फॉर्मूला भी एक फॉर्मूला, मतलब ये भी अच्छे फॉर्मूले में आएंगे। भैया आप कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा के इक्वल लिखे हैं। अच्छा सॉरी सॉरी, ये माइनस नहीं आएगा, मेरा गलती, कॉस थीटा। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन एक करते हैं। तुम लोग को कहीं जाना भी है क्या? अगला कोई क्लास भी है क्या? 6:50 से क्लास है एक। 6:50 से ना, तो छोड़ दूं कि कुछ एक क्वेश्चन करा दूं? एक क्वेश्चन करा सकते हैं अभी। बच्चे तो सारे छोड़ के चले गए यार। कुछ प्रॉब्लम है क्या मतलब? चलो ठीक है। नेटवर्क इशू होता है क्या उधर बहुत ज्यादा? हाँ थोड़ा थोड़ा होता है, मतलब एक लड़की उसका बहुत होता है, तो बीच में क्लास डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, तो मुझे ये दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन है कि मुझे ये दे रखा है, तो मुझे पता करना है फाइंड द, चलो ये क्वेश्चन मैं खुद बताऊंगा, ठीक है, तुम लोग मत बताना, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बाई बी, ठीक है। मुझे ये ए बाई बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का पॉसिबल वैल्यूज बताना है, ठीक है। अब क्या करो, जैसे ये दे रखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का मॉड, आंसर मैं बता रहा हूँ, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर माइनस 8ab कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? कैसे लिख दिया ये समझ में आया? बस इसको इसको लिख दिया मैंने, ठीक है। अब एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर माइनस 8ab कॉस थीटा। कैंसिल दीज टू। एक काम करो, इस टर्म को इधर ले आओ, उस टर्म को इधर ले जाओ, तो हमें क्या बन जाएगा, tan ab कॉस थीटा बराबर 15b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमको एक चीज पता चला कि ए बी इंटू 10 बाई 15b स्क्वायर बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। मैंने बस कुछ नहीं किया, इस 15b स्क्वायर को इधर ले आया और कॉस थीटा को इधर लेके चला गया, ठीक है। तो मुझे ये आ गया, बी से एक भी कट गया, 5 2 जा 5 3 जा, तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मुझे मिल गया 2a/3b इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा को मैं सेक थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो a बाय b क्या आ गया, 3 सेक थीटा बाय 2, ठीक है। अब अभी सोचो, मैंने लिखाया था ना कि सेक थीटा, अगला पेज में देता हूँ, मुझे क्या आ गया, a बाय b बराबर 3 सेक थीटा बाय 2। पिछले क्लास मतलब पिछले जस्ट कुछ देर पहले मैं बताया था ना कि सेक थीटा का रेंज क्या होता है, सॉरी इन्फिनिटी से 1 और माइनस इन्फिनिटी से -1। लेकिन सोचो ए और बी
मैग्नीट्यूड है, और मैंने उस दिन बोला था कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो सेक थीटा का नेगेटिव वैल्यू मैं ले नहीं सकता। अब अगर सेक थीटा इतना के बीच में लैग कर रहा है तो 3/2 सेक थीटा कुछ नहीं होगा, बस दोनों तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। सेक थीटा अगर इसके बीच में लैग कर रहा है तो 3 सेक थीटा बाय 2 जो होगा वो लैग करेगा इन्फिनिटी में, अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी रह जाएगा, और 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 3/2 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने बस क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ही तो मेरे पास a बाई बी है, दिस इज a बाई बी, a बाई बी इज लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, यानी a बाई बी का ये वैल्यू हो सकता है, a बाई बी कैन टेक दीज वैल्यू, 3/2 से इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू ले सकता है ये। तो बस यही है, a बाई बी का यही वैल्यू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सेक थीटा के रेंज का यूज कर लिया इस क्वेश्चन में कि सेक थीटा 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाइक करता है, इसलिए ऐसा वैल्यू ये लेगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? समझ में आया? हाँ। आया। ठीक है, इसको नोट कर लो और क्लास पे आज का ये ऑफ कर दो। नोट क्या हो जाए तो बोल देना क्लास में। नीचे वाला पार्ट थोड़ा दिखा दीजिए, ऊपर का हो गया ना। हो गया? हाँ हो गया। चलो ठीक है, तो मैं स्टॉप करता हूँ। ओ बाय। बाय।